चलो ब्लैक स्क्रीन पे बता रही हूँ, सुनो ध्यान से ना। अभी हमारा कॉमन चीज क्या है कि जर्माइनल लेयर, जो कि एम्ब्रियोनिक लेयर को ही कह रहे हैं हम। एम्ब्रियोनिक लेयर दो तो है ही, जहां से है वहां दो है। ओके, तो डिप्लोब्लास्टिक है वो नेचर में। अब वही एक्टोडर्म और मेसोडर्म को हम अरेंज कर रहे हैं आपको। ओके, ये एक्टोडर्म हो गया, और इसी में मैं थोड़ा थिकनेस दिखा के बोलती हूँ एंडोडर्म। कलर वलर हम नहीं चेंज कर रहे हैं, जस्ट समझो। ओके, तो इसमें हम कह रहे हैं कि चलो अभी फॉर्मेशन होना है, नेचर ये इवोल्यूशन ये कह रही है कि हमें मेसोडर्म को फॉर्म करना। तो साइजोसील या एंट्रोसील जो भी है, मेसोडर्म हमेशा बीच में आए। ओके, मेसोडर्म बीच में आएगी तो जो साइजोसील वाला है उसमें पूरा प्रॉपर मेसोडर्म यही इसी एरिया में आ रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है उनका इस साइड से। बेटा वो जो गैप है उसको ऐसे कर्टन का, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, पूरे ही नए सेल बढ़। ओके, और जब ये मेसोडर्म बन जाएगा उसके बाद मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हो जाएगी, तो फाइनली जो सिलोम बनेगा वो मेसोडर्मल स्प्लिटिंग से ही बनेगा। लेकिन वो मेसोडर्म कैसे बना है, वो पूरी की पूरी नई सेल, ठीक है, कोई भी उसका प्रिमिटिव गट से या एम्ब्रियोनिक गट से लेना देना नहीं था। इज इट क्लियर? सिंपली हम ये बोल रहे थे कि जो मेसोग्लिया वाला पोर्शन है, मेसोग्लिया वाले पोर्शन में मेसोडर्म आ गया, नाउ उस डर्मा को स्प्लिट करना है। ठीक है, मेसोडर्म स्प्लिट करेगा तभी सिलोम कैविटी बनेगी। सिलोम कैविटी बनेगी तभी कॉन्सेप्ट आएगा एदर साइजोसिल और एंट्रोसिल। उसके पहले हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो अब ये बात है कि यहाँ पे ये पूरी की पूरी नई उसी मेसोडर्म सेल्स को बनाए थे, उसमें स्प्लिटिंग हो। एंट्रोसिल जो कि एवोल्यूशन में बाद में है, उनमें मैंने तुम्हें बताया कि जो फॉर्मेशन ऑफ सीक्वेंस है वो एंडोडर्म पहले बना है, एक्टोडर्म फिर बना है, देन मेसोडर्म। ओके, तो इसमें कुछ ऐसी सेल्स एंडोडर्मल ओरिजिन की ही मॉडिफाइड करती हैं अपने को, और वो मेसोडर्म बनाने लगती है, और उसके बाद मेसोडर्म बढ़ जाती है। ठीक है, एंड उसके बाद उनके मेसोडर्म के चारों तरफ, क्योंकि मेसोडर्म फाइनली सिलोम के चारों तरफ होना है। ओके, सिलोम होगा, जो भी कैविटी बनेगी उसमें सिलोम के चारों तरफ आपको मेसोडर्म चाहिए, लेकिन वो कैविटी बनाने के लिए एंडोडर्मल सेल से इनिशिएट हुआ था, इसलिए उसको बोलते प्रिमिटिव गट या एम्ब्रियोनिक गट, जो कि एक्चुअली में वहां कोई गट नहीं है। ठीक है, और यहीं से वर्ड आ जाता है एंटर के, गैस्ट्रो एंट्रो वाला ये रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में जहाँ पे एंडोडर्म की सेल मॉडिफाइड हुई और मेसोडर्म को बना रही है, और फिर वहां से मेसोडर्मल लेयर पूरा बना, मेसोडर्म फिल हुआ, एंड उसके बाद उसके बीच में ड्यूरिंग ये फीटस ग्रोथ है बेटा। ठीक है, इसमें 9 महीने की ग्रोथ आई, उसमें कैसे 9 मंथ में 5th मंथ तक सारा ऑर्गन वगैरह सिस्टम सारे डेवलप हो जाएंगे, और उसके बाद वो डेवलपमेंट में अपने अपने लेवल पे डेवलप करेंगे। तो वो वाले फेज में यहाँ पे चेंजेस आए। ठीक है, तो मेसोडर्म भर गया, फिर मेसोडर्म की कैविटी बनेगी, एंड तब गट कैविटी आपकी सिलोमिक कैविटी आ जाएगी, बॉडी कैविटी, और बीच में गट वाला आ जाएगा। क्लियर है? बस ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों डिफरेंट है, अदरवाइज फाइनली जब बनेगा दोनों एक ही जैसे। क्लियर है? चाहे एंट्रोसिल हो या सिजोसिल हो, दोनों में मेसोडर्म चारों तरफ होगी सिलोमिक कैविटी के। और कोई क्वेरी? एनी क्वेरी? सिविलाइजेशन क्लियर है, सिमेट्री क्लियर है, सिलोम क्लियर है, सेगमेंटेशन क्लियर है, सेगमेंटाइजेशन क्लियर है, मेटामेरिस क्लियर है।
ओके, तो चलो अभी पोरीफेरा स्टार्ट हो गया था तुम लोग का। फिर से वही 3-4 बच्चों की कहानी है जिन्होंने इसको सबमिट किया है। अब मैं इन सब चीजों में न टाइम देना चाहती हूँ न कुछ। अब आप जानो आपको कैसे पढ़ना है, क्या नहीं। मेरा सिंपल सा इंस्ट्रक्शन होता है, फॉलो करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो ठीक। एक साइंटिस्ट ऐड करना, रॉबर्ट ग्रांट। रॉबर्ट ग्रांट 1825 फाइनली प्रूव दैट स्पॉन्जेस आर एनिमल। तो आपको फाइनली नहीं लिखना है, सेंटेंस नहीं लिखना है, सिंपली आपको लिखो ऐसे, रॉबर्ट ग्रांट, रॉबर्ट ग्रांट 1825 says पोरीफेरा, या प्रूव्ड लिख लो, प्रूव्ड पोरीफेरा एज एनिमल, पोरीफेरा एनिमल ब्रैकेट में कर दो, एंड टर्म पोरी, टर्म पोरीफेरा। ओके, अब यहाँ पे कुछ आप एम्ब्रियोलॉजिकल बहुत ऐसे स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं है, ये डिप्लोब्लास्टिक में भी नहीं आता है टेक्निकली। मैंने बताया पोरीफेरा को सिर्फ आप पूछा है और 2 ही ऑप्शन है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में तो कभी भी नहीं करेंगे, ना ही बायलैटरल सिमेट्री में करेंगे, इसलिए ए सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री, एंड यहाँ पे अपन डिप्लोब्लास्टिक में रख सकते हैं। ओके, सिलोम की बात नहीं करनी है लेकिन फिर भी ए सिलोमेट में रख सकते, क्लियर। तो इसलिए उन्होंने क्लासिफाई किया था सुज एंड बुर्स्ली, बुशली बोलते हैं, साइलेंट रहता है, ठीक है। बुशली एंड स्लूज ने इसको पैराजोआ में दिया था, जो आप चार्ट देखे होंगे उसमें ऊपर एक क्लासिफिकेशन के लिए पैरामीटर, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ और एंट्रोजोआ, ठीक है। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को शो करता है, और ये मतलब विदाउट एम्ब्रियो, नॉन एम्ब्रियोनिक। जाइगोट यहाँ पे भी बनेगा, माइटोसिस यहाँ पे भी होगा, लेकिन बात ये करना है एम्ब्रियो उसको भी बोलेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं जर्माइनल लेयर, डर्मा यहाँ पे भी बनेगा। अब देखते हैं डिटेल में। तो है वो मल्टी सेलुलर, इसलिए मल्टी सेल तो आएगा। जाइगोट इज यूनिवर्सली यूनिसेलुलर है, तो जाइगोट डिवाइड करेगा, मल्टी सेलुलर जाएगा। लेकिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो डिप्लोब्लास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इसको पैराजोआ में रखते हैं, एंड उसी से ब्रांच ऑफ स्टडी आ जाती है पैरोजोइट्स, ठीक है। ये आपका हो चुका था जनरल। यहाँ पे आप एग्जाम्पल याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। रेडियल सिमेट्री मोस्टली एसिमेट्रिक होते हैं ना, रेडियल सिमेट्री मतलब डिपोजिशन से जो स्पॉन्जेस हैं उन्होंने रेडियल अरेंजमेंट को शो कर दिया, तो जब डिपोजिशन से रेडियल हो गया है वो, तो सर्कल हो गया है, तो फिर वो कई ऐसे प्लेन उसके मिल सकते हैं जिससे वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो, तो रेडियल सिमेट्री को शो करेगा। साइकॉन एंड ल्यूकोसोलेनिया, ये स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज भी है, ओके। लेवल ऑफ, अब चलो तुम मुझे पॉइंट बताओ जरा। फर्स्ट पॉइंट हैबिटेट, देखो 1 मिनट पहले सुन लो। हर फाइलम का जब नोट्स बनाओगे, एक तो मुझसे पढ़ रहे हो वो तो चल ही रहा है, ठीक है, मार्किंग कर रहे हो वो चल ही रहा है, लेकिन जब नोट्स बनाओगे तो फाइलम का नाम लिखा और जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ये घर से ही लिख के आना, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे। तो हैबिटेट लिख लिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख लिया, ठीक है, सिमेट्री लिख लिया, बॉडी प्लान लिख लिया, सिलोम लिख लिया, एंड और बताओ, जनरल में नहीं जाते, जनरल बात करते हैं। सिलोम हो गया, और सेगमेंटेशन वगैरह अभी नहीं आएगा, लेकिन जब आ जाएगा तो सेगमेंटेशन भी इसी में। जो आपने फीचर्स पढ़े हैं ना, जैसे मैंने बताया कि नोटोकॉर्ड की अभी बात ही नहीं करें, तो नोटोकॉर्ड नहीं लिखोगे तो भी चले, एकाइनोडर्मेटा से थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, ओके, कि नोटोकॉर्ड है नहीं है, नॉन कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स हैं, फिर कॉर्डेटा में आप नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट पढ़ोगे कि किसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, किसमें यंग स्टेज में है। तो अभी नोटोकॉर्ड की बात नहीं करेंगे,
तो आप खामों को अपने नोट्स नहीं बढ़ाओ, लेकिन फिर भी आप चाहो तो जो आपके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको आप लिख लो और वहीं से आप स्टार्ट किया। ठीक है, हैबिटेट लिखा, जस्ट यहाँ पे आपको कोई सेंटेंस नहीं लिखना है, यहाँ आपको वर्ड लिखना है। एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन, दे हैव, ये वो आगे पीछे नहीं लिखना है। ठीक है, तो फिर भर जाएगी कौन। मोस्टली मैराइन, ठीक है। प्यू फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर लिखते ही उसका एग्जाम्पल लिख लिया, साइकॉन। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड। सिमेट्री, एसिमेट्री, ठीक है। टेक्निकली एसिमेट्री बाय चांस रेडियल सिमेट्री को शो कर सकता है, ल्यूकोसेलेनिया, उसमें एग्जाम्पल लिख लो। बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी कोई बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी आपको बोलना है तो आप ब्लाइंड से कर सकते हो, बल्कि उसकी बात नहीं होनी चाहिए। टेक्निकली ये सब यहाँ बात नहीं होगा क्योंकि अभी सेल ही है। सिलोम में भी उसी तरीके से बात नहीं होगी, लेकिन अपन एसिलोमेटा लिखते हैं। सेगमेंटेशन एब्सेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। इज इट क्लियर? तो एक आपका ऐसे 7-8 पॉइंट से अपने आप ही नोट्स स्टार्ट होना चाहिए हर फाइलम। उसके बाद आप 3-4 लाइन छोड़ो, वो हम बताएंगे कि वहां पे क्या लिखना है, कौन से वर्ड आएंगे। उसके बाद आप अपने फाइलम के नोट्स बनाना चाहो तो बनाओ, अदरवाइज इतने में आपका सारा कंक्लूड हो जाना चाहिए। ठीक है, एक फाइलम से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते, उसी को घुमा फिरा के चाहे जितने बार बनाए। ओके बच्चों, तो चलो अभी यहाँ पे आप बताओ मुझे, ये तो हो ही गया, चलो इस फाइलम में छोड़ के आगे बढ़। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये हो गया, तो क्यों तो ध्यान ही नहीं है कौन से बैच को क्या पढ़ा है। तो चलो ये समझो। अब आपको ध्यान ये देना है बेटा, यहाँ पे लेयर नहीं, लेकिन हम लेयर वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे टिश्यू है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम अरेंजमेंट जब कर रहे हैं तो इसका मतलब जैसे आप कोई क्राफ्ट बनाते हो तो पेपर या मोती बीड्स कुछ भी आप जोड़ते हो तो यू आर गोइंग टू यूज सम काइंड ऑफ गम, स्टेपलर, कुछ तो ऐसा यूज करोगे जो उसको कनेक्ट करे, है ना। तो उस केस में आप क्या देख रहे हो कि आप कुछ कनेक्शन के लिए जोड़ोगे, तो उसी तरीके से आपको समझना है कि सेल अगर जुड़ेंगे नहीं तो वो तो पानी में बह जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है? तो उस जोड़ने के लिए और उसमें कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन होने के बाद पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, जो सेलुलर ग्रेड है, जो क्लस्टर है, वो कुछ ऐसा शेप बताता है कि उसका एक आउटर बाउंड्री हो जाएगा और एक इनर स्पेसिफिक सेल हो जाएगी। ओके बच्चों, उसी में आउटर वाली क्या हो जाती है, फ्लैट एंड हो जाती है, फ्लैट फ्लैट फ्लैट, इसको बोल देंगे अपन पिनेकोसाइट, और पिनेकोसाइट से होता है पिनेकोडर। इसी पिनेकोसाइट के साथ में कहीं कहीं पोरोसाइट है, ऑस्टिया बनाने के लिए, स्टोमेटा जैसा समझो, जैसे एपिडर्मिस को ऐसे घुमा दिया अपन ने, स्टोमेटा दिख रहा है, तो इसका एक अपर लेयर एक बाहर की तरफ होगा, एक इसका अंदर का फेस होगा। ठीक है, तो पोरोसाइट की वजह से क्या हो गया, पोर बन गया, ऑस्टिया बन गया। तो बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं, और अंदर की तरफ एक तो जो इस फाइलम को बना रही है वो सेल है ही कोइनोसाइट, एंड ड्यू टू कोइनोसाइट जो कि फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे, कोइनोडर। इतनी बात समझ में आई? तो इसी को देखते हैं, ये हेड सेलुलर लेवल, लेकिन उस सेल को अटैच किया। अब हम बता देते हैं वो स्टेपलर क्या है। वो स्टेपलर है स्पिक्यूल्स, जैसे अपन लोग हेयर पिन यूज करते हैं, या कुछ तुम लोगों ने देखा होगा घर में मम्मी लोग जुड़ा पिन यूज करते हैं। क्लचर का जमाना आया तब से तो बहुत सी चीजें गायब हो गई, नहीं तो रबड़ और बहुत सी कुछ चीजें चलती थी, रिबन वगैरह। तो अभी क्या इजी गोइंग क्लचर से सब लोग फोल्ड करके हेयर को ऊपर कर लेते हैं, मोस्टली घर में जब गर्मी लगती है तब। समझ में आ रहा है? तो उसमें जो जुड़ा पिन होती थी वो कुछ ऐसे ही होती थी, जस्ट बड़े बड़े बाल है उसको रोल किया और ऐसे डाल दिया, तो वो कुछ भी क्लच नहीं हुआ, कोई भी उन्होंने रबड़ नहीं लगाया, लेकिन जस्ट इसके वो जो एस शेप का बनाया और उसके बीच से ऐसे करके ऐसे उन्होंने लगा दिया, उससे क्या हुआ, उनका बाल वहां पे रुक गए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो ये रोल प्ले करते हैं वो होते हैं स्पिक्यू, एंड दिस इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगी भी इसको। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब अगर आपको पोरीफेरा के अंदर भी डिवीजन करना हो, क्लासिफाई करना हो, तो अब किस क्राइटेरिया पे आप जाओगे,
कोइनोसाइट तो कॉमन हो जाएगी, पिनेकोडर्म भी कॉमन है, लेकिन वो स्टेपलर जो आप जो इनकी बॉडी को ऑर्गेनाइज करने में लग रहा है, उसमें मोनो है, टेट्रा है, ट्राई है, स्पिक्यूस, स्पाइन कितने निकले हुए, हेक्सा है, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है। कैलकेरियस है, स्पॉन्जिन फाइबर है, किस चीज का बना हुआ है और कितने निडल निकले, तो खैर उसका लास्ट में बात करेंगे। अभी आप ये समझो कि हाँ, सेल है, सेल को अरेंज करने और पूरे बॉडी बॉडी बनाने में उसका जो एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उससे हमें उसकी दो ब्रॉडली लेयर दिख रही है, जिसको हम डर्मा वर्ड यूज कर रहे हैं, तो पिनेकोडर्म एंड कोइनोडर्म। अगर इसको देखो आप, तो ये वाली पिनेकोडर्म हो जाएगी, ये वाली लेयर कोइनोडर्म हो जाएगी। इसी को इनलार्ज करके यहाँ पे देखो, पिनेकोडर्म, पिनेकोसाइट, पोरोसाइट, ओके। कोइनोडर्म, कोइनोडर्म में बहुत सारी सेल आती है, जो अमीबोसाइट उनका प्रिकर्सर होता है, एंड देन कोइनोसाइट, जिससे उसका नाम है, एंड वन एंड ओनली फ्लैजिलेटेड सेल इज कोइनोसाइट। इसलिए अभी भी अंडर रिसर्च है कि अमीबोसाइट, एक तो देखा जाता है कि अमीबोसाइट मॉडिफाइड होती है, और सारे सेल ये स्पिक्यूल वगैरह जो आपको दिख रहे हैं, वो भी अमीबोसाइट के मॉडिफिकेशन से आते हैं। जैसे होता है ना, यहाँ पे सेलुलर लेवल पे ही लेवल ऑफ डिवीजन भी है, पिनेकोसाइट अपना काम कर रही है, तो कोइनोसाइट अपना काम कर रही है, ठीक है। सब अपने अपने काम पे कर रहे हैं, बॉडी का कोई ऐसा इंटरेक्टिव कोऑर्डिनेटेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो जो वाटर जा रहा है, उससे सब अपने अकॉर्डिंग पानी से न्यूट्रिशन गैसेस लेके अपना सर्वाइवल मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका जो अरेंजमेंट है और जो इनके मैक्सिमम फंक्शंस है, वो है अमीबोसाइट के कंट्रोल, इंटरनल। कोइनोसाइट तो क्या करा, फूड वगैरह। तो कोइनोसाइट क्योंकि फ्लैजिलेटेड है, तो एक अजम्पशंस ये भी है कि कोइनोसाइट स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एक अजम्पशंस ये है कि अमीबोसाइट स्पर्म एंड ओवा दोनों में कन्वर्ट होती है। क्लियर? तो टोटीपोटेंसी वाली सेल पूछा जाएगा तो आपको अमीबोसाइट याद रखो। चलो यहाँ पे सुन लो एक बार। तो आउटर पिनेकोडर्म हो गया, इनर कोइनोडर्म हो गया। पिनेकोडर्म मेनली मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल, पिनेकोसाइट, पोरोसाइट। उसका नाम उसके काम को बता रहा है, ठीक है। ये फ्लैट कवरिंग बना रहा है, ये पोर बना रहा है, ये ओवल सेल है, ये फ्लैट सेल है। ये सब एमसीक्यूज है, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी में नहीं है बेटा। इनर कोइनोडर्म कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल और कोइनोसाइट। अब वो जो मैंने बोला कि 2 से 3 लाइन छोड़ना है आपको, उसमें आपको यही टर्म्स लिखना है, कॉलर सेल, कोइनोसाइट। आप ऐसे बस लिखते जाओ, और आपको इतना दिमाग अपना तेज रखना है कि वो लिखने के बाद आपको याद रहे कि उसकी कहानी क्या है। सब कुछ नहीं लिखना, पिनेकोडर्म, कोइनोडर्म, ये सब लिखोगे तो फिर वो जो एक पैरा आप बना रहे हो लास्ट टाइम में रिवाइज करने के लिए, वो फिर से आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है बच्चा। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा इज कोइनोसाइट, कॉलर सेल। और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने क्या देखा, वाटर कैनाल सिस्टम, पोरस बॉडी, ये सब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में ही है। लेकिन जो जब मोस्ट प्रोबेबली जो पूछा जाता है वो है कोइनोसाइट। बिटवीन दीज टू लेयर्स अ जिलेटिनस मटेरियल मेसेनकाइम, ठीक है। अभी देखो यहाँ मेसोडर्म नहीं आएगा, ना ही मेसोग्लिया रहेगा। तो जो इनिशियल जिलेटिनस सब्सटेंस है, उसको अपन मेसेनकाइम बोलते हैं। तो अगर आप इसको देखो, एम्ब्रियो तो है नहीं, इसको बस आप मीजो से ध्यान रखना है, तो आप इसका इवोल्यूशन सीक्वेंस बना सकते हो, मेसेनकाइम एंड क्या बोलने जा रही थी, मेसोग्लिया, मेसेनकाइम, मेसोग्लिया, मेसोडर्म, ठीक है बच्चे। तो 3 आप इवोल्यूशनरी सीक्वेंस इसके नोट कर सकते। तो पोरीफेरा में मेसोग्लिया नहीं है, बुक्स में यूज हो जाता है, बट आप टेक्निकली जानो वो मेसेनकाइम है। मेसेनकाइम आगे रिप्लेस हुआ है मेसोग्लिया से, एंड देन फाइनली मेसोडर्म है। तो mesenchyme is present which contains certain amoebocyte cells like scleroblast, archaeocytes. अब आपको मॉड्यूल में एक पैराग्राफ, एक लिस्ट मिलेगी अमीबोसाइट और उसका मॉडिफिकेशन, हम भी दे देंगे, बट आप इतना वहां से कवर रखोगे। वहां पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन भी है, बट जो क्वेश्चन में आए आपको उतना याद रखना है, बाकी जो हम पढ़ा रहे हैं वो फोकस करना है। तो स्क्लेरोब्लास्ट,
जैसे कभी बेसिक लेक्चर में मैंने बताया फाइब्रोब्लास्ट आया था फाउंडेशन कोर्स के टाइम। कोलेजन और फाइबर को बनाने के लिए जो प्रिकर्सर सेल है वो फाइब्रोब्लास्ट है। तो उसी तरीके से स्केलेट, अभी यहाँ पे कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसका एक वही स्टेपलर वाला सिस्टम जो स्पिक्यूल्स बनाएगा। तो मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर्मेशन होगा उसका कहाँ से, स्क्लेरोब्लास्ट सेल। तो स्क्लेरोब्लास्ट सेल अमीबोसाइट का मॉडिफिकेशन है फॉर पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन। ये बात समझ में आई। सेम वे में आर्कियोसाइट अगेन टोटिपोटेंसी को शो करता है। अमीबोसाइट वो अमीबोसाइट जिसको बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव गैमेट बनाने में रोल प्ले करता है, वो क्या होता है, आर्कियोसाइट, एंड इट कैन कन्वर्टेड इनटू ओवा और स्पर्मेटोजोआ। ओवा मतलब एग, है ना। तो टोटिपोटेंसी हो गई, वो अलग अलग फॉर्म में चेंज हो रहा है। दिस ऑल आर PYQs बेटा, क्लियर है। तो ये हमें समझ में आया। पोरोसाइट से जो पोर बन रहे थे उन्हीं पोर को हम क्या कह रहे थे, ऑस्टिया। दिस इज ऑस्टिया। एक को बोलेंगे ऑस्टियम सिंगुलर फॉर्म, एंड दिस इज ऑस्कुलम। एक ही होता है वो, ठीक है। अब देखो स्पॉन्जोसील कैविटी, दिस इज नॉट अ ट्रू बॉडी कैविटी। ट्रू बॉडी कैविटी तो मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बताया मैंने, और अभी तक तो मेसोडर्म की कोई एक्टोडर्म एंडोडर्म भी नहीं आई है। तो ये ट्रू कैविटी कभी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन में दिया है मतलब स्पॉन्जोसील को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। हीमोसील दिया है तो दैट इज ओके। हीमोसील क्या है कि बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड भरा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हीमोसील इज ओके, ओके। तो स्पॉन्जोसील स्पॉन्ज की इस लेयर के बीच में जो गैप बन गया है इसके अरेंजमेंट में, क्योंकि नीचे एक बेस बना है, ये सेसाइल है, तो सेसाइल होने के लिए उसको कुछ जोड़ के पकड़ के रखने के लिए होगा, है ना। उस वजह से ये एक बेस बन गया, तो इसकी बॉडी दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो गई है, और इन्हीं दो पार्ट से घिरे हुए स्पेस को हमने क्या कह दिया, स्पॉन्ज की बॉडी कैविटी, स्पॉन्जोसील, बट इट इज नॉट अ ट्रू कैविटी, ओके। बॉडी वॉल इनक्लोजेस अ लार्ज सेंट्रल कैविटी, द स्पॉन्जोसील, स्पंज की कैविटी स्पॉन्जोसील। और पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पैरागैस्ट्रिक क्यों बोल रहे हैं, ये उसी तरीके से वर्क करे, न्यूट्रिशन यहाँ पे आ रहा है, कॉलर सेल फिल्टर फीडिंग करता है, पोरीफेरा, ठीक है। कॉलर सेल अपने फ्लैजिला से, जैसे पानी तो यहाँ से निकल गया, तो इसको फ्लैजिला के अपवर्ड या इनवर्ड एक डायरेक्शन में मूव करा के ये अंदर लाएंगे ताकि फूड आए। तो फूड एसिमिलेट कैसे होता है, जब इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद वो ब्लड में जाता है ना। तो जो कैविटी अपनी वो क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैविटी है, वहीं से वर्ड लिया जा रहा है पैरागैस्ट्रिक कैविटी विद रिस्पेक्ट टू डाइजेस्टिव सिस्टम। इज इट क्लियर? डाइजेस्टिव सिस्टम के रिस्पेक्ट में ध्यान में हमेशा वही रखना है। अभी तो यहाँ कुछ है ही नहीं, ऑर्गन सिस्टम है ही नहीं, तो दिस इज एनालॉजी। इसलिए स्पॉन्जोसील को पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोला जा रहा है। विद स्मॉल हॉलो कैनाल क्या हो गए, ऑस्टिया, ओके। अब देखो यहाँ पे जरा पोरोसाइट, ऑरेंज वाली, ओके। पोरोसाइट इसी तरीके से चारों तरफ से पोरोसाइट होंगे। अब ये तो सेक्शन है ना, जैसे मैंने न्यूक्लियर पोर के टाइम में दिखाया इमेज फूल जैसा, याद आ रहा है कुछ, न्यूक्लियर पोर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सेल हो गए, ये चारों तरफ से पोरोसाइट हो गए, बीच में पोर बन गए, क्लियर। फिर ये वाले फ्लैट स्ट्रक्चर, ये ओवल हो गया, ये फ्लैट हो गया, फ्लैट वाले को मैंने बोला था पिनेकोसाइट। फिर आप यहाँ पे फ्लैजिलेटेड देखो, कोइनोसाइट, एंड जिससे स्टिप्यूस बन रहे हैं वो स्क्लेरोसाइट, स्क्लेरोब्लास्ट से बनेगी स्क्लेरोसाइट, ओके। फिर आर्कियोसाइट मॉडिफाइड हो गई, oocyte egg cell, एंड यहाँ पे आपको कोलेनोसाइट दिख रही है, कोलेजन फाइबर को बनाएगी। तो अलग अलग तरीके के स्पिक्यूल्स बनते हैं कि उसके अंदर का कंटेंट क्या है, ठीक है बच्चे। बाकी फ्लो आपको सबको याद है, वाटर एंट्री इन या एंट्री, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, देन ऑस्कुलम, ऑस्टिया नंबर में मेनी, देन स्पॉन्जोसील कैविटी, उसके बाद ऑस्कुलम से बाहर, ओके।
तो स्पेसिफिक फीचर में क्या देख लिया अपन ने? अभी वाटर कैनाल सिस्टम को डिटेल में देखना है, सेल का अरेंजमेंट देखा, डर्मल लेयर देखी। क्लियर है बच्चा? कोई क्वेश्चन? अब कैनाल सिस्टम देखना है, थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर यहाँ फिर से जाना पड़ेगा। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। कंपैरेटिव क्वेश्चन इसका बताया है, वाटर कैनाल सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्म। बस पूरे एनिमल किंगडम में ये दो है जिसमें वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर एंटर्स, इसका मतलब ही ये है कि ये दोनों विदाउट एक्सेप्शन एक्वेटिक होंगे। ओके, water enters through minute pores ostia in the body wall into a central cavity spongocoel from where it goes through the osculum. This pathway of water transport is helpful किस किस काम में? अब देखो इसकी जो भी फिजियोलॉजी चलनी है ना, और कुछ है नहीं इसके पास, कुछ भी नहीं है, तो अगर इसको अब सिस्टम लिखो, अब देखो वो तुम्हारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तुमने लिखे, उसके बाद तुमने जहां पे भी, अब स्पेशल में कुछ भी स्पेशल हो सकता है ना, स्पेसिफिक में जहां आया, कहीं रिप्रोडक्शन के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, कहीं डाइजेशन में स्पेसिफिक आ सकता है, कहीं ब्रीदिंग में स्पेसिफिक हो सकता है, कहीं एक्सेप्शंस हो सकते हैं, तो कोई भी स्पेसिफिक तो कहीं पे भी हो, तो स्पेसिफिक जहां आया वहां, उसके बाद आपको क्या करना है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम को देखना। तो वन बाय वन आप कहां से शुरू करते हो? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, एंड देन अभी तो छोटे पे ही आप बात कर रहे हो, तो नर्वस सिस्टम आप इंक्लूड करोगे तो भी यहाँ पे तो एब्सेंट आएगा, यहाँ तो सारे सिस्टम एब्सेंट आएंगे, लेकिन वो काम चलना चाहिए। वो लिविंग है तो बेटा वो सेंसिटिविटी तो शो करेगा ना, लिविंग है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉन्सियसनेस कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो सेंसिटिविटी तो शो ही करेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? लेकिन वो किस चीज से कौन सा फंक्शन कर रहा है, दैट इज द पॉइंट। ह्यूमन तक हमें जाना है, तो हम छोटे एनिमल से देख रहे हैं कि वो किस चीज से वो वाला फंक्शन कर रहा है, तो फिर आपके 6 से 7 ऐसे पॉइंट बन जाएंगे उसकी फिजियोलॉजी से रिलेटेड। जैसे अभी यहाँ पे आपके ज्यादा पॉइंट बन ही नहीं सकते क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है, तो हम क्या बोल रहे हैं, फूड गैदरिंग के लिए, फूड को इकट्ठा करने के लिए उसको यही वाटर चाहिए। ओके, रेस्पिरेशन के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए उसको यही वाटर चाहिए। क्लियर है? जो वाटर उसके अंदर आ रहा है उसी वाटर के थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी यहाँ कोई सिस्टम नहीं है तो अपन एक्सक्रीशन फिनोमिना कह सकते हैं, है बच्चा? तो वो भी उसी वाटर के थ्रू होगा, ऑस्कुलम से। ऑलवेज एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू वाया द ऑस्कुलम। किस फोर्स से एक्सक्रीशन होता है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो एक्सक्रीशन कभी बाहर से नहीं होता। एक्सक्रीशन इज द मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी मेटाबॉलिज्म चली है उससे जो वेस्ट होगा उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम का कहते हैं, जिसमें आपका आ जाता है मैक्चुरेशन, यूरिनेशन। जो किडनी काम करती है दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। जो फूड वेस्ट है वो डिफरेंट। इज इट क्लियर? तो यहाँ तो अभी आपको बहुत ज्यादा नहीं है, बस सेल देखना है कि हाँ अमीबोसाइट कैसे काम कर रही है और कोइनोसाइट क्या काम करेगी इसमें। तो ये क्लियर है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। आज के होमवर्क में भले ही आप एग्जाम की कोई भी प्रिपरेशन करो, संडे के टेस्ट का आपका कोई भी कंडीशन हो, लेकिन आप पोरीफेरा के एमसीक्यू कंप्लीट कर लें। जितना जल्दी करोगे, जितना मेरे साथ पैरेलल रहोगे, उतना अच्छा रहेगा। और वो भी हो जाए तो मॉड्यूल से हो जाए तो बोलो मैम 10 क्वेश्चन दे दीजिए, मैं 10 एमसीक्यूज दे दूँ, उसको भी करो रात बेरात, आधे घंटे बैठ के कर दिया, सॉल्व हो जाएगा, पैकअप हो जाएगा। लेकिन डेली का डेली, डेली का डेली करो। इसलिए हम अभी स्टार्टिंग में ज्यादा फाइलम पढ़ाएंगे भी नहीं, ओके। एक दिन में एक, अभी जैसे आज फंडामेंटल चल रहा है ताकि आप फाइलम को समझो, तो आज एक काफी है। कल सिलिंट्रेटा टिनोफोरा दोनों हो सकता है क्योंकि टिनोफोरा छोटा है। बाद में आप ऐसा आ जाओगे कि एक एक दिन में एक एक क्लास होगा, एक दिन आप बर्ड पढ़ोगे, एक दिन आप रेप्टाइल पढ़ोगे, एक दिन आप ह्यूमन पढ़ोगे। अभी मैं इसको अंडरलाइन कर लेना, साइकॉन, यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला। अभी हम डिटेल आएगा तो इसी जगह पे कुछ तुम्हें नोट कराएंगे, वो तुम नोट भी करना। एनसीईआरटी की इमेज है, ओके।
साइकॉन इसमें रेडियल सिमेट्री को शो करता है, ये पॉइंट आ चुका है तो ये लिख लो। अच्छा खासा जगह होता है एनसीईआरटी में, आप चाहो तो यहाँ पे भी काफी चीजें लिख सकते। अब हमें समझना है वाटर कैनाल सिस्टम। फ्लो तो हम समझ गए कि ऑस्टिया से आ रहा है, ऑस्कुलम से आ रहा है, और हम ये भी समझ गए कि यहाँ पे लेयर है जो पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के मिलने से बन रही है, और उनको जोड़ के रखने के लिए बीच में ग्लू है प्लस स्पिक्यूल्स है। ग्लू को मेसेनकाइम बोल रहे हैं, स्पिक्यूल्स को स्पिक्यूल बोल। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हमें उसके टाइप्स देखने। फर्स्ट है सबसे सिंपलेस्ट, पूछा जाता है सिंपलेस्ट या कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड, ऐसे वर्ड यूज हो। ठीक है, तो सिंपलेक्स में आ जाता है एस्कॉन टाइप, सिंपल, जो अभी तक आप पढ़ रहे हो वो सिंपल ही था। ठीक है, तो इसमें कुछ बताना नहीं है। बाकी आप देखो, ऑस्कुलम है, ऑस्टिया है, कोइनोसाइट फ्लैजेलेटेड सेल, स्पॉन्जोसेल कैविटी, पिनेकोडर्म बाहर वाली लेयर, मेसेनकाइमा दोनों के बीच में जो जेलेटिनस फ्लूइड है, एंड कोइनोडर्म अंदर वाली लेयर। यही कहानी चल रही थी। तो अभी जो आपने पढ़ा वो क्या था? एस्कॉन टाइप। अब जो इमेज आपका दिया हो उसमें साइकॉन पे लिख लो आप एस्कॉन, यहां लिख लेना आप एस्कॉन, और इसके साथ में ही लिख लेना ल्यूकोसेलेनियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखो, कॉम्प्लेक्स करना है तो आप क्या चीज कॉम्प्लेक्स कर सकते हो, और प्रॉब्लम क्या होगी, वाई दिस इज गोइंग फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी। सोचो, ड्रॉबैक क्या रहा होगा? पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, क्या चाहोगे? पानी थोड़ी देर होल्ड हो, रुके, ताकि उससे न्यूट्रिटिव वैल्यू तो ले लें हम। अभी जैसे वो कलर वाला एग्जांपल दिया, तो कलर डाला और कलर निकल गया, तो उतनी ही देर में सेल कितनी तेजी से काम करेगी, कितना न्यूट्रिशन ली होगी। तो जितना न्यूट्रिशन आया होगा उसके अमाउंट में, तो उसके रिस्पेक्ट में तो बहुत कम न्यूट्रिशन उसने अब्सॉर्ब किया होगा। फ्लैजेलरी मूवमेंट हुआ होगा, कोइनोसाइट के अंदर गया होगा, गैसेस एक्सचेंज कम हुआ होगा। तो मतलब वाटर क्योंकि एबंडेंट अमाउंट में, इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रही, सर्वाइवल उनका चल रहा है। लेकिन बहुत सारा वाटर जाएगा तब जाके उनकी लाइफ चले। इज इट क्लियर? तो इसी का एडॉप्टेशन क्या हुआ, अब आप कहाँ पे कर सकते हो? स्पॉन्जोसिल को छोटा करते जाओ, जिसमें वाटर जिसके थ्रू जा रहा है उसको छोटा करते जाओ, और जो लेयर थी उसको मोटा करते जाओ, फोल्ड बना दो। तो जितना फोल्ड होगा उतना पानी घूम के निकलेगा। ठीक है, जैसे देखो, कहीं कभी आप बहुत बड़ा पाइप यूज करो और उसके फोल्ड बनाओ, तो यहां से आप पानी ऑन करोगे और वहां पानी जाने में टाइम लगेगा। ओके, तो जब टाइम लगा तो पानी बॉडी के अंदर ज्यादा देर रुका, बॉडी के अंदर पानी ज्यादा देर रुका, तो न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा, गैसेस एक्सचेंज अच्छे से हो जाएगा, उसी अमाउंट ऑफ वाटर से जो पहले एंटर कर रहा था। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसी से उसको दूसरा आया साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम, साइफा में। ओके ओके, सॉरी सॉरी, साइकॉन में साइफा होता है बेटा, ध्यान रखो। साइफा मतलब साइकॉन, एंड जो अभी आपने एस्कॉन लिखा ना, उसका लिखना ल्यूकोसिलेनियम, ये वाला ल्यूकोसोलेनियम, सबसे स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज जो है। किसी किसी बुक में आपको साइकॉन और ल्यूकोसोलेनिया भी एक करके दे देते। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन भी आया था, इसमें कंफ्यूज हो रहे थे बच्चे, अलग है ना। स्मॉलेस्ट स्पंज अगर साइकॉन दिया है, ल्यूकोसिलेनिया ऑप्शन में नहीं है, देन इट इज करेक्ट साइकॉन, अदरवाइज ल्यूकोसिलेनिया। तो ल्यूकोसिलेनिया में एस्कॉन टाइप्स, साइकॉन नेम ही है साइकॉन, साइफा में तो क्या दिख रहा है आपको? फोल्ड बन गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और जनरेट होता है। देखो, जो ऑस्टिया था वो तो ये छोटे छोटे वाले पोर है, ध्यान से देखना बेटा, जहां हम मार्किंग करेंगे ये छोटे वाले पोर है ऑस्टिया। इन छोटे पोर की वजह से इस फोल्डिंग में एक छोटी सी कैविटी बनी। ये सब समझना शुरू कर दो, ये तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत जगह बनेंगे ये सब। ओके, ये कैविटी बनी, तो अब ऑस्टिया से पानी तो इस कैविटी में आई, पानी आया, तो पानी का स्पॉन्जोसिल में जाने वाला एक दूसरा पोर होगा, वो ऑस्टिया नहीं होगा। उस पोर का नाम एपोपाइल, मतलब डायरेक्ट ओपनिंग इनटू एपोपाइल opens into spongosil, opens into spongosil।
ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो कई जगह से वाटर एंटर कर रहा है, एक कैविटी में इकट्ठे हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, आप छोटे छोटे कोइनोसाइट सेल दिख रहे हैं आपको, उसको प्लेंटी ऑफ वाटर थोड़ी देर के लिए यहाँ स्टोर मिल गया। पहले वाले में क्या हो रहा था, एंटर किया बाहर गया। ओके, तो यहाँ स्टोर मिलने से उसका एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन ज्यादा हो गया। फिर वो यहाँ पे जो भी वेस्टेज वगैरह है वो इसी प्रोसेस से वाटर में आएंगे और वो बाहर। फ्लो वैसा ही रहेगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करो तो ऑस्टिया के बाद आप, अच्छा, ऑस्टिया के एक पोर को या प्रोसोपाइल भी बोलते हैं। ऑस्टिया, तो ऑस्टिया के दूसरे सिरे को प्रोसोपाइल बोलते हैं। कई सारे प्रोसोपाइल होंगे एंड देन एक स्मॉल कैविटी। वैसे तो इन सबके भी नाम होते हैं, कौन सी कैविटी क्या होती है। स्मॉल कैविटी, और स्मॉल कैविटी एपोपाइल के थ्रू ओपन हो गई स्पॉन्जोसिल। ओके, देन ऑस्कुलम। आपको एटलीस्ट नाम कैनाल सिस्टम का और एग्जाम्पल इतना आपका क्वेश्चन है, और कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल किसमें हायर है ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं, और इसी को फोल्ड बना दें। और आपको पता है बायोलॉजी में जहां पे फोल्ड बना वो एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है, ये फंडामेंटल। ठीक है, उसी पर्टिकुलर एरिया में अगर आपने फोल्डिंग्स कर दी तो उस वहां पे एब्जॉर्प्शन एरिया, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। अब एब्जॉर्प्शन का काम चलेगा तो ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? तो अभी इसको और फोल्ड कर दें। अब इस केस में आप देखो स्पॉन्जोसेल एकदम नैरो हो गए, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी कैविटी हो। अब ये आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बिल्डिंग में वाटर की सप्लाई गई और हर घर में सप्लाई जा। इज इट क्लियर? हर घर से वेस्टेज निकल रहा है और पूरे बिल्डिंग का एक लास्ट में ड्रेनेज पाइप होगा, जिससे उस सोसाइटी के पानी में वेस्टेज वाटर पाइप में जाके पाइपलाइन में वो जुड़ जाए। इज इट क्लियर? तो वो ऑस्कुलम तो कॉमन ही चल रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कहाँ बढ़ रही है, फोल्डिंग में। जिस पर्पज यही है कि वाटर को ट्रांसपोर्ट होने में टाइम लग जाए और उससे मिनरल्स वगैरह ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब हो जाए। कैविटी का अपने को बहुत ज्यादा काम नहीं था, इसमें तो अपन वेस्टेज रिलीज कर। ठीक है, तो ये मोर एडवांस्ड है। अब आपका इमेज में स्पॉन्जिला लिखा है, वहां पे लिख लो आप ल्यूकॉन्ट। जो 3 इमेज दिखे थे ना, ये वाला स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया दोनों में लिख लो ल्यूकॉन। सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन। तीनों का कंपैरेटिव हम दिखा देते हैं, वो आप फटाफट देखो और बस इतना ही यहाँ पे समझ में आया ये। देखो यहाँ पे एक तो होता है रेगॉन, इसके आगे होता है, आप यहीं पे अभी इतना ही समझो। एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन। तो ल्यूकॉन कैसा है, अपना जैसे लंग्स भी ऐसे ही वर्क कर, लंग्स भी अपना ऐसे ही है। ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इसी तरीके से वहां पे ब्रांचेस बन गए, ट्री जैसा स्ट्रक्चर बन गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सबसे सिंपलेस्ट है। तो सिंपलेस्ट इज एस्कॉन टाइप, देन साइकॉन, देन ल्यूकॉन। ओके, ठीक, माइंड में सेट रहना चाहिए कौन सी सेल क्या काम कर रही है। अब कॉर्नोसाइट को इनलार्ज करके देखना है। बाकी फ्लो ऑफ वाटर समझ में आ गया, वाटर कैनाल सिस्टम के टाइप समझ में आ गए। ठीक है, इसको हम शेयर कर देंगे, इसको तुम हल्का सा छोटा मोटा ड्रॉ कर लोगे, तुम्हारे कई सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। ये वाले पोर्शन को आप क्लासिफिकेशन के साथ मेंशन करना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऐसे भी। ये देखो, ये यहाँ पे दिया हुआ है आपको लिस्ट ऑफ अमीबोसाइट। ये टोटिपोटेंट होते हैं, कई अलग अलग तरीके के फंक्शन को परफॉर्म कर। सेम उसी तरीके से कैसे याद रहेगा, अमीबोसाइट जिसका शेप डेफिनेट ना हो। अमीबा कैसे स्यूडोपोडिया की तरह शेप को चेंज करता है, ठीक है, और काम भी डेफिनेट नहीं है, कई सारे काम करता है अमीबा। ठीक है, आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकते ना, वो तो यूनिसेलुलर है। उसी तरीके से ये एक सेल जो कई सारे काम करती है, फ्लेवर ऑफ डिवीजन है पूरे सेल में, लेकिन जो काम पोरोसाइट कर रही है वो काम पिनेकोसाइट नहीं कर सकते, जो स्क्लेरोसाइट कर रही है वो कोई और नहीं कर सकता। तो कलेक्टिवली अमीबोसाइट कई सारे काम करती है, उसके बेसिस पे उसको डिफरेंट डिफरेंट नेम दिए गए। ठीक है बच्चों,
ठीक है, सिंपल, एडवांस्ड, कॉम्प्लेक्स, कभी कभी आता है सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कॉन्जुगेटेड। तो टर्म्स आपको ध्यान देना चाहिए, एस्केनॉइड, साइकोनॉइड एंड ल्यूकोनॉइड। आज जो नेक्स्ट कोइनोसाइट्स को देखते हैं, कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल दोनों उसी के नाम है। कॉलर है, उसके ऊपर का स्ट्रक्चर ऐसा है, फनल लाइक। ठीक है, और इस बार आईएएस में क्वेश्चन भी आया था इससे रिलेटेड कि फिल्टर फीडिंग कौन से एनिमल करते हैं। अब आईएएस का क्वेश्चन था, इसलिए ऐसे सिंपल पोरीफेरा के लिए नहीं पूछा था, ग्रुप दिया था ऑर्गेनिज का, उसमें पोरीफेरा का भी एग्जाम्पल था। तो फिल्टर फीडिंग मतलब फिल्टरेट कर रहे हैं ना वो एक तरीके से, के पास कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लेंगे, तो अभी तो जो भी पानी में आ रहा है सब यहाँ तक आ सकता है। तो दिस इज फनल, कॉलर जिसको आप बोल रहे हो वो फनल होता है, वो यहाँ पे फिल्टर करता है एंड इसी फ्लैजिला के मूवमेंट के थ्रू वो अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने के बाद आपका सेम कॉन्सेप्ट, फूड वैक्यूल जैसे अंदर आती है, लाइसोसोम उससे बाइंड करता है, प्राइमरी लाइसोसोम कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी लाइसोसोम, फिर डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव मटेरियल रिलीज हो जाता था, ठीक है, फिर रेजिडुअल लाइसोसोम। तो यहाँ पे रिलीज होने की जगह क्या है, अभी उसको दूसरे सेल तक भी भोजन खाने को पहुंचाना है, इसलिए वो रिलीज नहीं होगा, वो पैकेट में पैक होके अमीबोसाइट उसको ले जाएगी और पूरे मेसेनकाइम वाले एरिया में टिफिन की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि कोई टिश्यू नहीं है, कोई सेलुलर इंटरेक्शन नहीं है, ठीक, तो कोरियर की तरह यूज करेंगे। कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल लाइंस द स्पॉन्जोसिल, अंदर की तरफ देखा हमने कोइनोडर्म में था, तो स्पॉन्जोसिल की लाइनिंग हुई है, बाहर वाली लेयर कभी लाइनिंग नहीं होती, ये आउटर है। स्पॉन्जोसील बोल दिया मतलब इस कैविटी की लाइनिंग, बाउंड्री कौन बना रहा है, तो इस कैविटी की बाउंड्री तो यही बना रहा है, एनसीईआरटी की लाइन है, मार्क कर लो। कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसिस एंड द कैनाल। अब देखो जहां जहां फोल्डिंग की बात कर रहे थे उस जगह हर जगह मैंने तुम्हें कोइनोसाइट सेल दिखाई है, छोटी छोटी येलो कलर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कोइनोसाइट का है। तो पूरे कैनाल सिस्टम की लाइनिंग भी कोइनोसाइट बना रही है और स्पॉन्जोसेल की लाइनिंग भी कोइनोसाइट ने बना रखा है। ओके, गैस तो देखो डिफ्यूज होके चला जाए, तो ऑक्सीजन तो सारी सेल डायरेक्ट ले सकती है, वाटर से डिफ्यूज करेगा ले लेगी, लेकिन फूड को कोइनोसाइट कैप्चर करेगी, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, वो एक सेल है, सेल के अंदर डाइजेशन होगा। तो अभी आ जाओ, सीजलेस मतलब विदाउट हिंड्रेंस बीटिंग कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेटेड वे में जो बीटिंग चल रहा है, फ्लैजिला हेल्प्स इन मेंटेनिंग फ्लो ऑफ वाटर करंट ऑस्ट्रिया से। एक तो देखो बेटा यहाँ पे फिजिक्स का प्रेशर भी लग रहा है, ठीक है, जैसे आप वाटर लेवल की बात करो तो सरफेस पे एक्वेटिक कोई भी प्लांट, पॉन्ड हो, लेक हो, रिवर हो, कभी सरफेस पे प्रेशर ज्यादा नहीं होता है, जितना डेप्थ में जाओगे ना तो प्रेशर ज्यादा दिखे। जैसे कोई हॉलीवुड की मूवी आपने देखी हो तो उसमें टाइटैनिक देखी है क्या? टाइटैनिक देखो तो वो नीचे उसको वहां पे रप्चर होता है ना, अब वहां पे प्रेशर इतना है कि वो वाटर उसको एंट्री करने की एक जगह मिल गई, ऑलरेडी वाटर तो चारों तरफ से प्रेशर लगा रहता है उसमें, तो जितना डेप्थ में जाते हैं उतना प्रेशर हायर हो, इसलिए ऑस्ट्रिया के थ्रू अंदर और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जाता है, ये भी कॉन्सेप्ट इसी से जुड़ा। क्यों? नीचे पोर ज्यादा होते हैं, ऊपर पोर कम होते हैं, पोर होते हैं लेकिन कम होते हैं, तो अंदर नीचे के साइड में प्रेशर, वाटर प्रेशर ज्यादा है, तो ये जहां पे इसके वॉल पे प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप तो बस ऐसे ही समझो जैसे हम बता रहे हैं। ओके, तो वाटर एंटर करे, अब वो वाटर जितना अंदर एंटर करेगा उतने ज्यादा प्रेशर से एंटर करेगा, उतना उसमें हो सकता है न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो सकती है, कोई वहां पे फाइटोप्लैंक्टन है या नहीं, क्या उसमें वाटर में गया क्या नहीं गया उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई, तो ऑक्सीजन तो गैस है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, वो जाएगी तो वो हाई प्रेशर से ज्यादा, और ऑलवेज जो भी सेल आसपास है उसमें वो डिफ्यूज हो जाएगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे वाटर करंट को मेंटेन किसने किया है, डायरेक्शन कौन दे रहा है, देखो यहाँ से आना तो ओके, लेकिन यहाँ से फिर इसको ऊपर की तरफ भेजने में मेहनत चाहिए, तो उसमें कोइनोसाइट का रोल। सब फ्लैजिला जैसे नाव चलती है उसी तरीके से फ्लैजिला एक डायरेक्शन में उसको बीट कर रहा है,
तो डायरेक्शन मिल गया और वो ऑस्कुलम के थ्रू अब अंदर इतना प्रेशर हायर नहीं होगा कभी कि बाहर से ज्यादा हो कि ऊपर पानी नीचे पानी, तो पानी में पानी को रिलीज होने के लिए जिधर हायर होगा उधर से उधर पानी जाएगा, तो इधर से कोई फोर्स चाहिए जो बीट करे, जो पानी को बाहर की तरफ भेजे, तो वही फोर्स कौन लगा रहा है? कोइनोसाइट का फ्लैजेला। इज इट क्लियर? तो मेंटेन फ्लो ऑफ वाटर करंट, बाहर से अंदर आने के लिए कोइनोसाइट का रोल नहीं है, उस पे फिजिक्स है, वाटर का प्रेशर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, पोर का नंबर नीचे की तरफ ज्यादा होता है, ज्यादा प्रेशर नीचे, इसलिए पानी नीचे के साइड से ज्यादा। ओके, लेकिन पानी को बाहर जो ऑस्कुलम से निकालना है उसके लिए कोइनोसाइट रोल प्ले कर रही है। अब ये तो तुम बताओ पानी की तरफ व्हाट इज मीन ऑफ होलोजोइक? इंजेस्ट करेंगे ना, बाहर से पचा पचाया खाना नहीं ले रहा। तो न्यूट्रिशन इज होलोजोइक मतलब इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो मैंने बताया ना सारे सिस्टम पे बात करेंगे, तो आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फूड की गैदरिंग तो हो गई वाटर कैनाल से, लेकिन सिर्फ फूड आने से तो काम नहीं चलेगा। आप टिफिन खोलोगे नहीं तो मम्मी के खाना बनाने से काम तो नहीं चला है, आपको खाना पड़ेगा ना। तो उसी तरीके से उस फूड को उस पानी में से अपने पास लाना, वो काम भी कौन कर रहा है? कोइनोसाइट सेल कर रही है। डाइजेशन मार्क कर लेना, अकेला फाइलम है जिसमें डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है विदाउट एक्सेप्शन। ओके, क्यों? सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था बेटा, सेल के ही अंदर डाइजेशन हो, टिश्यू है ही नहीं यहाँ पे। तो डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, अकर्स इन फूड वैक्यूल ऑफ कोइनोसाइट। कौन सी सेल इन्वॉल्व हो रही है? कोइनोसाइट। फूड वैक्यूल समझ में आ रहा है? एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, यूकैरियोटिक सेल, एक सेल है, सब वही फंडा लगेगा। क्या अंदर ले रहा है? वो लिक्विड मटेरियल होगा, पिनोसाइटोसिस। कोई फाइटोप्लैंक्टन आ गया तो वो फैगोसाइटोसिस कर जाएगा, और अंदर लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम लेके बैठा हुआ। कितना पीएच होता है लाइसोसोम का? 5। ठीक है, अकर इन फूड वैक्यूल ऑफ कोइनोसाइट, दैट्स व्हाई इट इज इंट्रासेलुलर। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन। अब स्केलेटन बन ही गया है तो क्या ये एंडोस्केलेटन है? अंदर से है? यस, जब पूछा जाए तो बता दो, अदरवाइज ये स्केलेटन सिस्टम नहीं है, अंदर है स्केलेटन। ठीक है, अब तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि एक्सोस्केलेटन क्या होता है। एक्सोस्केलेटन सोचो कहाँ देखने में मिलता है? कॉकरोच देखे? उसकी बॉडी कैसे साइन करती हुई दिखती है ना, वो सब एक्सोस्केलेटन। बाहर से उसको रिजिड एक कवरिंग मिली हुई है, दैट इज एक्सोस्केलेटन। ओके, मेड अप ऑफ स्पिक्यूज और स्पॉन्जिंग फाइबर। बेटा इसको अंडरलाइन कर लो, एनसीईआरटी चल रहा है ना। या तो स्पिक्यूज के बने होंगे या तो स्पॉन्जिंग फाइबर के बने होंगे। अब इसका मैकेनिज्म समझ में आ चुका है। फ्लैजेला बीट करेगा, उससे सारे जो भी वहां पे मटेरियल है वो अंदर आएगा। ये कॉलर वाला पोर्शन इसको चेक करेगा, ये सिंगल सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा। मतलब बिना मेरे बोले आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फ्लैजेला के बाहर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक, तो सभी क्या कर रहे हैं? सिलेक्शन कर रहे हैं। तो फिल्टर फीडिंग, दिस इज फिल्टर फीडिंग। फिल्टर कर लेंगे तब फीड करेंगे। ओके, फिर अंदर गया, जैसे इधर से देखो तो ये फैगोसाइट करता हुआ दिखाया, इधर से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो वैसा ही को अंदर गया, उसका लाइसोसोम से ज्वाइनिंग, थोड़ा डाइजेशन, एंड उसके बाद रेजिडुअल को नहीं एक्सक्रीट करेगा, रेजिडुअल भी निकलेगा। इस कोइनोसाइट ने भी तो कुछ खाया होगा ना बेटा, तो वो उसको एक्सक्रीटा कर देगा, वो तो चला जाएगा वाटर में। ओके, यहाँ पे क्या करना है? इसका मेन काम है खाना बना के बाकी सेल को दे देना, खाना पचा के। ओके, तो डाइजेशन, अमीबोसाइट डाइजेशन आपका कोइनोसाइट में हो गया। अमीबोसाइट जो कोइनोसाइट से एसोसिएटेड होगी वो इससे रिसीव कर लिया। हाँ, ये अमीबोसाइट है, मूवमेंट कर रही है, सीडोपोडिया इसके पास होती है, ये घूमेगी अब मेसेनकाइमा में और दूसरी सेल्स को पहुंचा देगी, चाहे वो पोरोसाइट हो, चाहे वो पिनाकोसाइट हो, कोई भी अदर। ठीक है, स्पिक्यूल्स वाले हो, किसी को भी, सबको इसने पहुंचा दे। दैट्स व्हाई स्पॉन्जेस आर फिल्टर फीडर।
गैसेस एक्सचेंज थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, तो आपको क्या क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हो गया। सब वेस्टेज जो भी यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्टेज आएंगे वो भी बाहर आ जाएंगे और ऑस्कुलम से बाहर। ओके, स्पॉन्जेस और अमोनोटेलिक। अभी आप बस इतना याद रखो कि जो अमोनिया है या यूरिया है या यूरिक एसिड है, दे आर द मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्टेज। बेसिक जिन्होंने मुझसे पढ़ा है फाउंडेशन उनका कवर है ये पोर्शन, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बस शॉर्ट में सुन लो। मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्टेज। ओके, अब इसकी दिक्कत ये है कि ये क्या है, प्रोटीनेसिस वेस्टेज है। प्रोटीन जितना हम लोग मेटाबॉलिज्म में यूज करते हैं उन सबका अमाइनो ग्रुप जो आप देख रहे हो वो सब रिलीज हो जाता है। ठीक है, जितना यूज हुआ अदरवाइज रिलीज होगा। तो वो बॉडी में, जैसे आपने प्लांट के केस में सुना था ना, अमोनिया अमोनियम आयन एक्यूमुलेट होगा, टॉक्सिक हो जाएगा, इसलिए कन्वर्जन होना चाहिए उसका यूराइड्स में अमाइड्स में। क्लियर? उसी तरीके से एनिमल भी क्या करते हैं, अमोनिया को नहीं रखते, अमोनिया इज ऑलवेज टॉक्सिक। तो जो टॉक्सिक ज्यादा है उसको डाइल्यूशन में रिमूव कर सकते, डाइल्यूटेड फॉर्म में यूरिन में रिमूव हो जाता है। अभी यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है इसलिए ये अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं। बाकी अगर अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया यूरिया में तो इस कन्वर्जन में एनर्जी लगती है। अब वो एनिमल थोड़ा अपग्रेडेड होना चाहिए, जैसे अपन लोग हैं तो अपन ये एनर्जी लगा सकते हैं, लेकिन यूरिन थोड़ा कंसेंट्रेटेड हो जाए कंपेयर टू एक्वेटिक एनिमल। ओके, फिर बर्ड्स आ जाती है। ठीक, जैसे आप स्कॉर्पियन देखो, इंसेक्ट आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगे, वो क्या कर देते और कन्वर्जन में एनर्जी लगाने, तो यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। हम लोग के एक्सक्रीटरी मटेरियल में यूरिक एसिड आ सकता है, बट मेनली हम लोग अमोनिया भी आ सकता है, मेनली हम लोग यूरिया को एक्सक्रीट करते। ओके, तो यूरिक एसिड इसको एक्सक्रीट करने के लिए लेस वाटर चाहिए क्योंकि ये ज्यादा टॉक्सिक नहीं है। अंदर एक प्रोसेस के थ्रू उसको कन्वर्जन कर दिया गया है लेस टॉक्सिक में बनाने में। अब यहाँ पे जो एनिमल्स है जो एक्वेटिक है उनके पास तो भर भर के अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, तो वो फालतू का एनर्जी क्यों यूज करे, तो वो वाटर ज्यादा यूज कर लिए और अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट कर दिया। तो जब अमोनिया इज एक्सक्रीटरी मटेरियल देन एनिमल इज अमोनोटेलिक। इज इट क्लियर? एक वर्ड को समझाया मैंने, समझ लो, लिख भी लो इसको। अमोनिया एक्सक्रीटरी मटेरियल है तो एनिमल है अमोनोटेलिक। यूरिया है तो यूरियोटेलिक, इसमें हम लोग आते हैं। एंड देन यूरिक एसिड है तो यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। तो अभी बेटा एकदम सिंपलर है, सिंपलर एनिमल देख रहे हैं, वो काय को एनर्जी यूज करेगा और कन्वर्जन करेगा, उसके पास वाटर आ रहा है जा रहा है, वैसे ही वाटर कैनाल सिस्टम से सारा काम हो रहा है, तो उसने फटाफट अमोनिया एक्सक्रीट कर। तो हर एक सेल अपना मेटाबॉलिक अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज करेगी वाटर में एंड देन वो कंसेंट्रेशन या वाटर फ्लो के अकॉर्डिंग मूव कर जाए। ठीक है बच्चों? नर्वस सिस्टम डबल स्टार लगा देना, सेंसिटिव है लेकिन गलती नहीं करना, नर्वस सिस्टम नहीं है। कॉन्सियसनेस अभी सेल पे डिपेंडेंट है, कोई सप्लाई नहीं है जो इसको कॉन्सियसनेस दे रही है। जैसे एक सिंगल सेल कॉन्सियस होती है उसी तरीके से ये भी कॉन्सियस है, लेकिन देखो एक तो सेसाइल है, कॉन्सियस होके भी क्या करेगा, बच के नहीं निकल सकता, प्रीडेटर नहीं है, अभी अटैक नहीं कर सकता है किसी पे। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है नर्वस सिस्टम ओनली वन फाइलम जिसमें टोटली एब्सेंट है, वो भी पोरीफेरा है, इसलिए भी ये प्लांट में था काफी टाइम तक। स्केलेटन इज इंटरनल, बाहर से अभी कुछ नहीं है। इंटरनल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ कैलकेरियस स्पिक्यू, कैल्शियम का बना हुआ, सिलिसियस स्पिक्यू, सिलिका का बना हुआ। नाम बता रहे, इतनी तो केमिस्ट्री समझ में आती होगी, है ना? और फाइन स्पॉन्जिन फाइबर, देखो जैसे आपका जाइलम के साथ जाइलम फाइबर था ना, सिर्फ अटैचमेंट रोल के लिए, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, अगर सेल ने स्पॉन्जिन सिक्रीट किया तो स्पॉन्जिन फाइबर हो जाएगा। ओके, तो वो भी एक तरीके का स्केलेटन सिस्टम में रोल प्ले करेगा, बट मेन रोल कौन करता है, स्पिक्यूल्स। ठीक है, तो स्पॉन्जिन फाइबर सिलिसियस
स्पिक्यूल एंड कैलकेरियस। लोकेटेड इन मेसेनकाइम, जगह वही बच रही है, उसी से अगर इधर और उधर बीच से दाएं बाएं निकाल दिया तो तीनों आपस में बाइंड हो जाएंगे। किसको बाइंड किया मैंने? सीक्वेंस लिखो, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाया कर। कोइनोडर्म, मेसेनकाइम एंड पिनाइकोडर्म। ओके बच्चा, ये सीक्वेंस को अपन ने बाइंड कर दिया किसके थ्रू? स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर के थ्रू। स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। ठीक है बच्चा। Scleroblast are the modified amoebocyte cells which secretes spicules and spongioblast secretes spongin fiber। यहीं पे आप इसको कर सकते हो, इसको लिख लो स्पॉन्जियोब्लास्ट बनाता है, इसको लिख लो स्क्लेरोब्लास्ट। और दोनों क्या है? अमीबोसाइट्स, दोनों ही अमीबोसाइट्स हैं, बट स्पेसिफिक कैसे हो गए? एक का सेक्रेटरी मटेरियल क्या है? स्पिक्यूल्स बनाने का है, एक का स्पॉन्जिन फाइबर बनाने का। रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू बॉडी सरफेस। अब सिर्फ एक्सक्रीशन के लिए, चलो ठीक है, करेक्ट। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू बॉडी सरफेस। एक्सक्रीटरी मटेरियल इज अमोनिया। अमोनिया अपने आप में गैसेस फॉर्म होता है, ओके। उसके कन्वर्जन का यहाँ पे कोई नीड नहीं था, यूज नहीं किया, वाटर में वो गैस डिसॉल्व होके रिलीज हो। ओके बच्चा, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, स्पेसिफिक पॉइंट हो गया, वाटर कैनाल सिस्टम हो गया। नाउ नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, आंख बंद करके अगर स्टार्टिंग का आप डिवीजन या फाइलम पढ़ रहे हो तो फेवरेट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल। ठीक है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही फेवरेट होता है, और बडिंग और फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा यहाँ, एंड जेम्यूल फॉर्मेशन आएगा। एसेक्सुअल बाय बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और बाय स्पेसेस सेल मास। जेम्यूल जब भी होगा तो वो अंदर की तरफ होगा, ये एंडोजिनस बड होता है, एंड बडिंग एक्सोजिनस बड होता है। दोनों का कंपैरेटिव क्वेश्चन है ये आपका। रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज 12th का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका भी क्वेश्चन है कि जेम्यूल्स कहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसा होता है। अंदर की तरफ बड बन रहा है मतलब बाहर की तरफ कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है जेम्यूल। उसके बाद बाहर के सरफेस को रप्चर करके सारी सेल ग्रो कर जाती है और वहां से नए स्पॉन्जेस का फॉर्मेशन हो जाए। तो बडिंग और फ्रेगमेंटेशन और बाय स्पेशल सेल मास जेम्यूल्स कंटेनिंग आर्कियोसाइट्स। रिप्रोडक्शन से सेल को याद रखना, आर्कियोसाइट्स। Endogenous bud of asexual reproduction in sponges are known as gemmules in unfavorable condition। ठीक, कहानी खत्म। बडिंग समझ में आता है, फ्रेगमेंटेशन समझ में आता है, चलो थोड़ा सा समझ भी लो। फ्रेगमेंटेशन का एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया गया? पहले इसको कट किया गया और देखा गया कि ये सेलुलर ग्रेड का अरेंजमेंट है, तो कौन सी सेल इसमें है जो कि इसको ग्रो कराने में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो सिर्फ कट करके साइंटिस्ट लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो उन्होंने मिक्सर ग्राइंडर में इसको चला दिया। मिक्सर ग्राइंडर में चला दिया तो सेल अलग अलग हो गई और फिर इसको पानी में छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि थोड़ी देर में ये सेल आपस में क्लस्टर बना ली। ओके, सिंगल सिंगल सेल, जो सेल नहीं टूटी होंगी वो सेल आपस में क्लस्टर बनाने लगी। और जैसे ही कोइनोसाइट और अमीबोसाइट का एसोसिएशन हुआ, वही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, कोइनोसाइट और अमीबोसाइट का एसोसिएशन हुआ, अमीबोसाइट ने मॉडिफाई करके बाकी सेल्स को बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर लेयर बन गया, एंड इसको स्पॉन्जिलेट बोलते हैं। याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, नया स्पॉन्ज फॉर्म हो जाए। दिस इज फ्रेगमेंटेशन। तो जितने भी क्लस्टर बने वो सब एक नए स्पॉन्ज को बनाने में रोल प्ले। बडिंग तो सबको पता है, बाहर एक्सोजिनस बड निकलेगा, डिटैच हो जाएगा एक टाइम के बाद, और फिर क्योंकि ये ससाइल है तो आपको ध्यान रखना हाइड्रा के केस में ससाइल नहीं है, तो यहाँ सबस्ट्रेटम से अटैच्ड हो जाएगा और पूरा का पूरा स्पॉन्ज साइकोन है ये डेवलप हो जाएगा। क्लियर? जेम्यूल के केस में क्या है? बाहर अनफेवरेबल कंडीशन है, इसलिए भूल जाओ ऑस्टिया ऑस्कुलम, फटाफट अपने चारों तरफ कवरिंग बनाएंगे, जैसे प्लानोस्पोर, जैसे सिस्ट, एकाइनेट, ये सब चीजें पढ़ाई हुई है अपन ने।
देखे हुए। तो उस टाइम में हमें ये याद रखना है कि बाहर की तरफ लेयर आ गई और इस लेयर को भी स्टेपलर कंट्रोल कर रहा है, वही स्पिक्यूल आपका। और अंदर जो कैविटी बची उसमें सेल ने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया और वो बड बना। तो ये क्या हो गया, एंडोजीनस बड। अब जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी ये इसको ब्रेक करके यहाँ से जर्मिनेट कर जाएंगे। तो ये दिख रहा है आपको बाहर से पूरा सूख साख सा गया है अंदर, लेकिन इसमें बर्ड्स होंगे। ओके, एंड फेवरेबल कंडीशन में ये ब्रेकआउट हो जाएगा और ये सारे क्या होंगे, नए नए साइकोन्स को बना देंगे। और इनको भी अगर कुछ आपको और कहना है तो आर्कियोसाइट्स कह लो, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड काम करेगा, नए स्पर्म्स को फॉर्म करेगा। ओके, सेक्सुअल के केस में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, उसको आप मार्क कर लो। स्पॉन्जेस आर हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है बायसेक्सुअल, मोनोसियस, एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो हर्मेफ्रोडाइट बोल दिया। लेकिन फर्टिलाइजेशन इनका एक ही मतलब एक ही बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अपने मेल और अपने फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज नहीं हो रहा। उसका रीजन वही है, जैसे अभी आप फ्लावर में आपको आइडिया लगा था कि अगर गायनोशियम मैच्योर हो जाए, एंथ्रीडियम मैच्योर नहीं है, तो ऑब्वियसली दूसरे कहीं से वो स्टिग्मा रिसीव कर लेगी पॉलन ग्रेन को, जिस फ्लावर में मैच्योर हो चुका होगा। उसी तरीके से वहीं से वर्ड आया प्रोटोगाइनस। ओके, प्रोटोगाइनस मतलब फीमेल गैमेट पहले बन गया। अब फीमेल गैमेट बन चुका है तो बेटा वो तो पानी में बह के स्पर्म भी आ सकता है, फ्लैजिलेटेड था, वाटर करेंट है, वाटर तो किसी को भी लेके चला जाएगा, पोर की साइड से बस एंटर होना चाहिए। तो एंटर हुआ, कोइनोसाइट ने सेलेक्ट किया एंड देन मेसेंकाइम की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया, और वहां पे मॉडिफाइड आर्कियोसाइट्स प्रेजेंट होंगी, वो इससे फर्टिलाइज कर जाएंगे। दैट्स वाई, क्योंकि मेसेंकाइमा में फर्टिलाइजेशन हो रहा है और स्पर्म बाहर से आ रहा है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अब ये एक एक पॉइंट के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। एंड क्रॉस, सेम सेम बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, हमेशा मेल बाहर से आ रहा है, प्रोटोगाइनस कंडीशन है उसका, ये असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब तुरंत जो फॉर्म हुआ प्रोजेनी वो सेम एज पेरेंट नहीं होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बीच में लार्वल स्टेज आएगी। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस और टिनोफोरा और पोरीफेरा, इनकी आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी लार्वा के नेम की। वो क्वेश्चन भी आपको पीवाईक्यूज में मिलेगा, कई बार आया हुआ। लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट होगा तभी तो हम बोल रहे हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। उसको डायरेक्ट एडल्ट जैसा होगा, जैसे ह्यूमन का बेबी ह्यूमन जैसा है, लेकिन तितली का बेबी तितली जैसा नहीं होता, बीच में कैटरपिलर और लार्वल स्टेज है, समझ में आ रहा है, तो वो धीरे धीरे तितली जैसा हो। ओके, वही होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फ्रॉम आर्कियोसाइट्स, फर्टिलाइजेशन इंटरनल टेक्स प्लेस इन अनदर स्पॉन्ज, इसलिए हम बोल रहे हैं क्रॉस होगा, जो अपने में होता है उसको बॉटनी में भी आप सेल्फ पॉलिनेशन बोलते, सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलते, जो दूसरे फ्लावर पे होता है उसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन बोलते। ओके, क्रॉस स्पॉन्ज थ्रू वाटर करेंट, यूनिवर्सल जाइगोट का बनना, क्लीवेज विदाउट चेंजिंग द साइज ऑफ जाइगोट, जाइगोट का साइज नहीं चेंज होगा लेकिन अंदर सेल के नंबर चेंज हो जाएंगे। पहला डिवीजन 2 सेल, दूसरा डिवीजन 4 सेल, ठीक है, तीसरा डिवीजन 8 सेल। अब मेरा थोड़ा साइज बढ़ जा रहा है, लेकिन आप ये समझ लो कि साइज में चेंज नहीं होगा, है ना, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जा रही। अब ह्यूमन में हमने कल उस दिन भी बताया था, ये इसलिए है क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का साइज नैरो है, वो रिस्ट्रिक्टेड है। अगर वहीं पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो इसको बोलते हैं, डिवीजन के बाद तुरंत एम्ब्रियो आप बोल सकते, सिंगल सेल को जाइगोट बोलते हैं, 2 सेल 4 सेल को आप एम्ब्रियो बोल सकते। तो एम्ब्रियो जो मूव कर रहा है और यूट्रस की तरफ जा रहा है, यूट्रस में इम्प्लांट होने के पहले अगर उसने साइज बढ़ा दिया होता तो वो बीच में कहीं ब्लॉक हो जाए,
समझ में आया? इसलिए वो होता नहीं है। और उसका जो बाकी कवरिंग वगैरह मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, जिसको टर्मिनेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब यूट्रस नहीं है। ओके, तो यूट्रस में अगर बेबी जो कंसीव करने के बाद एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होता है, ऐसी प्रेगनेंसी को डॉक्टर टर्मिनेट करती है, एबॉर्शन करती है। ओके बच्चा, तो आपको यही ध्यान रखना है कि उसमें डिवीजन चल रहा है, और नॉर्मली आप क्या बोलते हो, सेल ग्रोथ एंड सेल नंबर, उसमें आप साइज को ग्रो करके बढ़ा दोगे। तो ऐसा डिवीजन, ऐसी माइटोसिस जिसमें सेल का साइज चेंज नहीं होता है लेकिन नंबर चेंज होता है, उस माइटोसिस को अपन क्या बोलते हैं, क्लीवेज। कहाँ देखी जाती है, जाइगोट में। क्लियर है? लार्वा, दो लार्वा आपको याद रखना है, एक साइफा का, एक ल्यूकोसेलोनिया का, एम्फीब्लास्टुला, पैरेन्काइमुला। लार्वा के नाम आप अलग अलग लिखते रहो, चारों पांचों किंगडम हो जाएगा, तो एक बार हम फिर से करा लें। फ्री लिविंग लार्वा है, लार्वा फ्री लिविंग है, इसका मतलब बॉडी से बाहर आए फिर नए स्पॉन्ज को बना दे, यही तो चाहिए। रिप्रोडक्शन का मतलब भी यही था। अभी देखो अंदर उसके थोड़े यूट्रस वगैरह है कि वो वहां पे नए स्पॉन्ज को ग्रो करेगा, तो लार्वा को मूव करके बाहर आना होगा और एडल्ट स्पॉन्ज बना। देखो फटाफट अब इसका इमेज, चलो पहले ये वाला देखो, यहाँ पे एक पास में दिख रहा है आपको स्पॉन्ज, और एक ये स्पॉन्ज दिख रहा है जिसकी लेयर भी दिखाई गई है। इसमें बताया जा रहा है स्पर्म इससे रिलीज हुआ है, स्पर्म मैच्योर हुआ, वाटर करंट के थ्रू यहाँ ऑस्टिया से एंटर कर गया, ऑस्टिया से एंटर किया, स्पॉन्जोसील में आया, कोइनोसाइट ने फ्लैजिलरी मूवमेंट से उसको अपने साइड बुलाया, आ गया मतलब, और वो जो फिल्टर फीडिंग कर रहा था उसी में उसको पता चल जाएगा कि ये स्पर्म है, खाना नहीं है, ठीक है। तो वो उसको मेसेनकाइमा में ट्रांसलोकेट करा दे, मेसेनकाइमा में ट्रांसलोकेट हुआ, तो यहीं पे एक्स सेल है, ओसाइट सेल्स पे है जो आर्कियोसाइट के मॉडिफिकेशन से प्रोगाइनस कंडीशन थी, तो यहाँ के मेल गैमेट बनने के पहले ही वो वहां पे डेवलप होके है, प्रेजेंट है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्लियर है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्लियर है। अब क्या होना है, डिवीजन चल रहा है। अब देखो यहाँ पे बेटा इसकी साइज जो है वो लिमिटेड है, अगर आप इसके नंबर ऑफ सेल बढ़ाने के साथ साथ साइज भी बढ़ा दोगे तो फिर ये ग्रो नहीं करेगा, फंस जाएगा यहाँ पे ना। तो उसमें क्या है, ये क्लीवेज चल रहा है, लार्वल स्टेज आ गया, लार्वा मोबिलिटी को शो कर रहा है, मोबाइल हो चुका है, और वो फ्री स्विमिंग है, फिर से पोर से बाहर स्पॉन्जोसिल में, वाटर करंट चल ही रहा है, वाटर के थ्रू बाहर आया। अब क्योंकि ये सेसाइल है तो ये सबस्ट्रेटम से जुड़ेगा, अपने रूट की तरह कुछ बना लेगा, एडेशन शो करेगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग एडेशन होता है, इसलिए ये मूव नहीं कर रहे ना। नहीं तो बताया मैंने, नीचे वाटर करेंट है, नीचे वाटर प्रेशर है, तो ये एक जगह पे रह ही नहीं पाते, लेकिन रहते हैं, फिर ये ग्रो कर गया। ठीक है बच्चा, क्लियर है? इस इमेज में कंबाइन आपको दिख रहा है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से नया स्पंज बन गया, ये सेक्सुअल मोड ऑफ से नया स्पंज बन गया। एक्स सेल मेसेनकाइम के अंदर प्रेजेंट है, कोइनोसाइट, ठीक है। कोइनोसाइट ने स्पर्म को मूव कराया, स्पर्म आया, एक्स सेल से फर्टिलाइज किया, जाइगोट बनेगा, डिवाइड हुआ, एम्ब्रियो बन रहा है, लार्वा बना, एम्फीब्लास्टुला, पैरेन्काइमुला, तो एकदम याद रहना चाहिए। लार्वा बाहर आया, सेटल डाउन हो गया, बॉटम से अटैच्ड हो गया, नए स्पंज को फॉर्म कर, ठीक है, हो गया ये सब। अब एनसीईआरटी की लाइन है, आप अंडरलाइन कर लेना। Eggs and sperms are produced by the same individual, that is hermaphrodite. Sponges reproduce asexually by fragmentation, sexually by formation of gamete, internal fertilization, indirect development. अब देखो यहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन लिखने के बाद आपके स्टेप्स बने। रिप्रोडक्शन आपने हेडिंग दिखा तो आपको बस टर्म लिखना है, हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है, प्रोटोगाइनस, सब एक दूसरे से रिलेटेड, आर्कियोसाइट, कहानी आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि ये नाम हमने क्यों लिखाया। ओके, देन फ्यूजन ऑफ गैमेट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेसेनकाइम, लोकेशन याद रहेगी आपको इसलिए इंटरनल बोल रहे हो। देन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपका लार्वा
फ्री स्विमिंग लार्वा है, फ्री स्विमिंग लार्वा मूव कर गया न्यू साइकॉन, न्यू स्पॉन्ज आप लिखो साइकॉन। ओके बच्चा, कोई हम स्पेसिफिक नहीं पढ़ रहे ना, अभी जनरल पोरीफेरा देख रहे हैं, किसी का नाम नहीं लिखा। स्टेप्स क्लियर है? ठीक है, ये अलग अलग आपको दिख रहा है। लार्वा, एम्फीब्लास्टुला लार्वा ऑफ साइकॉन एंड पैरेनकाइमुला लार्वा ऑफ ल्यूकोसेलिन। ये डेवलपमेंट दिख रहा है आपको, ये किस तरीके से वो मोटिलिटी को शो करेंगे, इसलिए स्ट्रक्चर दिख रहा है। एंड उसमें भी देखो लिविंग चलता है, इसलिए माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल वाला चीज पे ऐसे तुम मत ही जाओ, ठीक है, पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है, अब देखो जिसमें ये साइकॉन टाइप का होगा, रेकॉन टाइप का होगा, वहां पे लिकॉन टाइप का होगा, वहां फोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, डेवलपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ब्लास्ट जो भी आपका लार्वल स्टेज है वो एडल्ट स्टेज से पहले के स्टेज होंगे सारे। ठीक, नहीं पढ़ना इतना सारा, बस लार्वा के थोड़े नाम याद। चलो अच्छी अच्छी इमेज देखते हैं और एंड कर। रेडियल सिमेट्री, स्मॉलेस्ट स्पंज, ल्यूकोसेलेनिया हो चुका है कवर। यूप्लेक्टेला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके जनरल नेम का ये लिस्ट दिया हुआ है, ये आपको नोट करके रखना है। ठीक है, एनिमल किंगडम का भी सरदर्द यही है कि आपसे एग्जाम्पल नहीं याद होंगे, वो एग्जाम्पल याद होंगे अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करके आपको पता चल जाता है आपने जो बोला, जो किया, जो सोचा, जो उसको टाइम दिया, उसमें आप सही डायरेक्शन में गए या नहीं गए। तो बार बार स्पॉन्ज और यू स्पॉन्जिया स्पॉन्जिला ये आप सेलेक्ट करोगे तो वो ऑब्वियसली याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे वेनस फ्लावर बास्केट, कहानी इसकी ये है कि जापान में ये दुल्हन को दिया जाता है, गिफ्ट किया जाता है शादी के टाइम, तो इसको क्या बोल दिया गया, वेनस फ्लावर बास्केट। किसको दिया जाता है, क्या होता है, यूप्लेक्टेला। 3 बार ये क्वेश्चन सामने से क्या यूप्लेक्टेला याद हो जाएगा। ये आपका यूप्लेक्टेला है। वेनस फ्लावर बास्केट इसका जनरल नेम है, ब्राइडल गिफ्ट इन जापान। उसका रीजन है ये सिम्बियोसिस को शो करता है कुछ आर्थ्रोपोडन्स के साथ, ठीक है, कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स के साथ, तो इसलिए ये एक विन विन सिचुएशन म्यूचुअलिज्म का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ताकि हस्बैंड वाइफ म्यूचुअलिज्म में रहें। तो साइफा यूप्लेक्टेला, ये अभी हम यहाँ पे कुछ मार्क कर रहे हैं, उसको आप नोट कर लेना। स्पॉन्जिला जनरल नेम, पहले तो आप अपने एग्जांपल नोट करो। साइकॉन होगा, स्पॉन्जिला होगा, यू स्पॉन्जिया होगा। पोरीफेरा के लास्ट जहां पे एनसीईआरटी एंड हुआ होगा वहां एग्जांपल दिया होगा, दिया है। उतने के जनरल नेम तो वहीं लिख लो, एनसीईआरटी में दिया है ना, उनके साथ जनरल नेम भी दिया होगा ब्रैकेट में, तो वो सब आप मार्क करके रखो। स्पॉन्जिला, शेलिना भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। मरमेड ग्लव्स, देखो मैं इसका इमेज तो मैं दिखाती हूँ, चलो पहले। ल्यूकोसोलेनिया स्मॉलेस्ट स्पंज, पहले भी दिखा दिया है। मरमेड ग्लव्स सेलेना, ठीक है, तो ये जनरल नेम उसको क्यों दिया गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये लग रहा है ना कि किसी का ग्लव्स है, और मरमेड यू नो जलपरी कहानियों में मिलती है जो, ठीक, और ये क्या है आपका ग्लास रोब हाइलोनेमा। बोरिंग स्पॉन्ज को छोड़ दो। वेनस फ्लाइट्रेट साइफा, 1 2 3 4 5 6। नेपच्यून गॉबलेट, ये सब इंपॉर्टेंट पूछे हुए हैं ना बेटा। ये है आपका ग्लास रूट, तो इसका अरेंजमेंट जो दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है ना कि कांच का है पूरा, ठीक है, ऐसा भी आपको मिलता है। मरमेड ग्लव्स भी आपको समझ में आ गया, सभी भी बोल, ये यूप्लेक्टिला है, सुंदर सा दिख रहा है, ठीक है, समुद्र से निकाल के गिफ्ट भी दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको कुछ लिस्ट याद रखनी है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। क्लासिफिकेशन में ज्यादा नहीं, क्लास के नाम याद रखने हैं, और यहाँ पे कौन आपका पढ़ा हुआ है, जैसे ल्यूकोसेलेनिया और साइफा पढ़े हुए हैं, ये कैलकेरिया में, इसका मतलब इनके स्पिक्यूल कैलकेरियस स्पिक्यूल होते हैं। 3 क्वेश्चन हो गया, बस इतना याद रखिए, ठीक है। हेक्साक्टेनिड लीडर यूप्लेक्टला इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो हेक्सा,
1 2 3 4 5 5 रह गया, 6 5 6, ठीक है। हेक्सा होते हैं। डेस्मोस्पोंजिया, स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला एंड चैलेना तीनों यहीं पे आ जाते हैं। इसमें टेट्रा, ट्राई, टेट्रा, इस तरीके के स्पिक्यूल्स होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्लास का नेम और एग्जाम। उसी तरीके से वाटर कैनाल सिस्टम में पहले आते थे ये सब चीजें, अभी आपको नहीं जाना है। वाटर कैनाल सिस्टम में वाटर कैनाल सिस्टम का नाम, एग्जाम्पल, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल है यहाँ पे। इट इज द बेसिस, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज द स्पिक्यूल्स या एंडोस्केलेटल, जिस तरीके से भी पूछे। तो बेसिस याद रखना है और किसमें क्या होता है बस एग्जाम्पल याद। यहाँ पे हो गया आपका पोरीफेरा खत्म। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, फर्स्ट एक्टिव प्रेडेटर, पहले एनिमल कौन है, सी एनिमल। अभी ये भी बहुत सेसाइल नहीं है, ये मिक्सचर है। सिलेंड्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स पोरीफेरा और इवॉल्व के बीच की चलेगी। तो सेसाइल भी दिखेंगे, मूवेबल भी दिखेंगे, स्विमिंग, फ्री स्विमिंग भी दिखेंगे और सेसाइल भी दिखेंगे। तो देखो वो कैसे वहीं पे है, लेकिन इसके पास टेंटिकल्स आ चुके हैं, जो तुमने पढ़ा होगा बड़े शौक से, हाइड्रा बडिंग, ठीक है। हाइड्रा बडिंग एग्जाम्पल बहुत सीखा। तो ये अपन जेलीफिश है ये, ठीक है। कोरल रीफ्स आ जाते हैं, जेलीफिश आ जाते हैं। कल के लेक्चर में देखते 5 मिनट का गैप लो और फिर आके मुझे बता जरा क्या रिवाइज कर। नहीं मैं करा रही थी फोटोसिंथेसिस वाला।